हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है इल्तुतमिश और जिसे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है, जिसका टाइम है 1211 से 1236। तो इल्तुतमिश एक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और यह देख लें कि इल्तुतमिश जो था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, वह इल्बारी फिरके का तुर्क था और उसका पिता इल्बारी फिरके का एक सरदार था। लेकिन उसके भाइयों से उसकी बचपन में ही शत्रुता हो गई और ईर्ष्यावश भाइयों ने जो है उसको धोखे से बेच दिया लेकिन वह प्रतिभा संपन्न, सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का था। कई हाथों से बिकते हुए वह कुतुबुद्दीन के हाथ लगा था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया था और कुतुबुद्दीन ने अपने साथ लेकर के उसके साथ कई युद्ध जो है उसको लिवा करके लड़ा था। और उसमें हम देखते हैं सबसे पहले वह सर्जनदार नियुक्त होता है। फिर जो है अमीर ए शिकार नियुक्त होता है और उसके बाद जब वह ग्वालियर पर अटैक करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वह जो है ग्वालियर का भी जो है राज्यपाल नियुक्त हुआ था। और फिर जो है उसके बाद बरन जिसे उस मेडिवल हिस्ट्री में मध्यकालीन में उसे बुलंदशहर भी कहा जाता है। और जब बुलंदशहर अर्थात बरन पर विजय प्राप्त की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो इल्तुतमिश को बुलंदशहर का गवर्नर बना दिया था। और उसके बाद जो है जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन जो अमीर लोग थे उसको जो है गद्दी से जो है उसको उतार देते हैं, क्योंकि वह जो है वह अयोग्य व्यक्ति था। आराम शाह जो है वह अयोग्य व्यक्ति था, इसलिए जो है उसको अमीरों ने गद्दी से उतार दिया। और तब इल्तुतमिश जो है वह गद्दी पर बैठता है। और जब यह दिल्ली के गद्दी पर आसीन होता है तो इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता, क्योंकि यह योग्य, प्रतिभावान, कुशल प्रशासक, इसमें क्षमता थी और पूरे राज्य को जो है इसने एकता के सूत्र में बांधा था। और जब यह गद्दी पर बैठता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे एल्दौज, गजनी के एल्दौज ने जो है वह समस्या खड़ी की। वह चाहता था कि दिल्ली का सुल्तान उसको जो है खम्स के रूप में कर दे। और उसके बाद जो है कुबाचा जो सिंध और मुल्तान को वह चाहता था, वह जो है कुबाचा सिंध और मुल्तान पर अटैक करना चाहता था। वहाँ पर चाह रहा था कि मुझे जो है यहाँ का राज्य मिल जाए। उसके बाद राजपूत राजा, वह भी जो है अपनी हार का बदला लेना चाह रहे थे। और उसके बाद अमीर जो थे वह भी इल्तुतमिश, चूँकि वह भी एक गुलाम रहा था, इसलिए अमीर भी उसको पसंद नहीं करते थे। तो इन सब को वो विजय प्राप्त करता है। सबसे पहले वो जो है
कुतुब अमीरों का दमन करता है। कुतुब अमीर जो दिल्ली में थे, जो यह देख जान रहे थे कि यह गुलाम है, तो कुतुब अमीरों का उसने सबसे पहले दमन किया। फिर एल्दौस जो गजनी का शासक था, जो चाह रहा था कि हमको टैक्स मिले, उसका दमन किया। 1215 में उसका दमन किया था और उसके बाद वो एल्दौस जो है मारा जाता है। फिर उसके बाद 1217 में कुबाचा पर उसने अटैक किया इल्तुतमिश ने, और यहाँ पर वो अटैक किया लेकिन पूर्ण रूप से उसका दमन नहीं कर पाया। 1227 में जो है इल्तुतमिश ने कुबाचा को भी समाप्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो है, उसके राज्य में मंगोलों का अटैक होता है। मंगोलिया की जो है एक खूंखार और भयानक जाति थी, और वहाँ से जब वो चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलिया से मंगोल चलते हैं, तो बहुत सारे देशों को रौंदते हुए, चीन को रौंदते हुए वो भारत के बॉर्डर तक आ पहुँचे थे। और वो जब बॉर्डर पर पहुँचते हैं तो चूँकि जो ये चंगेज खां था, उसने ख्वारिज के अंतिम शाह, ख्वारिज के अंतिम सुल्तान जिसका नाम था जलालुद्दीन, ख्वारिज के अंतिम सुल्तान जिसका नाम था जलालुद्दीन, और जलालुद्दीन पर अटैक किया था चंगेज खान ने। और चंगेज खान ने जब अटैक किया तो जो जलालुद्दीन था, उसने एक दूत जो है इल्तुतमिश के पास भेजा कि हमको भारत में शरण दे दीजिए। तो इल्तुतमिश ने उस दूत से कहलवाया कि हम जो है आपको शरण यहाँ नहीं दे सकते हैं, और आपके लिए भारत जो है कि जलवायु भी उपयुक्त नहीं है। और जब वह दूत जा रहा तो उसको रास्ते में इल्तुतमिश ने उसको मरवा भी दिया था। और उसके बाद जो है जो ये चंगेज खां था, चंगेज खां ने अंततः जलालुद्दीन, जब भारत से उसको सहायता नहीं मिलती है, तो चंगेज खां ने जलालुद्दीन पर अटैक किया और उसको जो है वहीं पर समाप्त कर देता है। और यहाँ पे जो खोखर एक जाति थी जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर थी, वह भी जो है इल्तुतमिश की सहायता करते हैं, और मंगोलों के आक्रमण से जो है वह इल्तुतमिश बच जाता है। और चंगेज खां थोड़ा सा देख लें, चंगेज खां का जन्म 1155 में हुआ था, 1155 में हुआ था। और जब वह 13 वर्ष का था तभी उसके पिता की जो है मृत्यु हो गई थी, और 1203 में वो खान की उपाधि धारण किया था, और तब जो है वो भारत पर आया था। भारत पर क्या, वो जलालुद्दीन के कारण जो है वो बॉर्डर पर आ गया था, चूंकि पाकिस्तान भी उस समय भारत में ही था, तो इसलिए वह अफगानिस्तान के बॉर्डर पर आ गया था। वहाँ से फिर खैर वो भारत नहीं आ पाया। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे वीडियो को। और उसके बाद उसने बंगाल विजय किया था, इल्तुतमिश ने बंगाल विजय किया था, जहाँ पर अली मर्दान खिलजी और गयासुद्दीन खिलजी, जहाँ पर अली मर्दान खिलजी और गयासुद्दीन खिलजी, यह भी जो है ये बंगाल और बिहार में ये भी जो है इल्तुतमिश को परेशान किए थे। इन पर भी जो है इल्तुतमिश ने विजय प्राप्त की थी। तो यह इतना जो है इसकी समरी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इतना जानना जरूरी है। फिर उसके बाद उसने कुछ अन्य विजय प्राप्त की, जैसे रणथंभौर, लाहौर, बयाना, नागौर और बनारस। इन पर भी जो है इल्तुतमिश ने विजय प्राप्त की थी। और सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि यह रही कि जो खलीफा था, मुस्लिमों के जो खलीफा होते हैं, अरब के खलीफा,
तो खलीफा ने जो है उसको कुछ खिताब दिया था, उसको खिताब दिए थे, और खिताब के कारण जो है वह मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधि जो है भारत में घोषित हो जाता है। और 1228 में यह उपाधि उसको मिली थी खलीफा के द्वारा। और वो उपाधि क्या थी, तो उसको उस उपाधि का नाम आप लोग देख लें, नासिर अमीर उल मोमिनीन। उसकी उपाधि थी नासिर अमीर उल मोमिन, यह उसकी उपाधि थी। और उसके बाद तब जो है उसने चांदी के सिक्के मुद्रित कराया, टंकित कराया। और जब वो चांदी के सिक्के टंकित कराता है तो एक भाग पर उसने पृष्ठ भाग पर खलीफा का नाम उत्कीर्ण कराया। और यह जो है इस चांदी के सिक्के का नाम टका था। क्या नाम था? टका। और यह कितने ग्रेन का था? 175 ग्रेन का। और इस सिक्के का क्या? अरबी सिक्के थे। सिक्के कैसे थे? अरबी सिक्के थे। और खलीफा का नाम 175 ग्राम का चांदी का, उसे टका नाम दिया गया। और उसने जो है 40 गुलामों और 40 अमीरों का एक दल जो है उसने गठित किया था। उसका नाम था 40 गुलामों का दल, या इसको अमीरों का भी दल कह सकते हैं। तो तुर्क ए चिहलगामी, इसका नाम क्या है? तुर्क ए चिहलगामी। और ये जो तुर्क ए चिहलगामी थे, इन्हीं के माध्यम से ये जो 40 सरदार थे, इन्हीं के माध्यम से वो शासन करता है। एक तरीके से इसको आप मान सकते हैं मंत्रिपरिषद। इसको आप क्या मान सकते हैं? उसकी मंत्रिपरिषद। और उसके बाद उसने जो है जहाँ जहाँ विद्रोह ज़्यादा होता था वहाँ पर उसने तुर्कों की बस्तियों का आयोजन किया, वहाँ पर उनको बसा दिया, जिससे जहाँ विद्रोह हो तो उसको पता चल जाए। और उसके बाद उसने कठोर न्याय व्यवस्था की स्थापना किया था। कठोर न्याय व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता जो है वर्णन करता है कि उसके राजमहल के पास जो है सिंह की आकृति की बनी हुई मूर्तियां थी। और उसके मुंह में, सिंह के मुंह में जो है घंटी लगी रहती थी और एक जंजीर लगी रहती। उस जंजीर को जिस पर समस्या आती थी उस जंजीर को खींचता था, घंटी बजती थी, फिर जो है वह संदेश पहुंचता था इल्तुतमिश के पास, फिर उसको न्याय दिया जाता था। तो इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था है। और इसके न्याय व्यवस्था के बारे में मिन्हाज उस सिराज ने भी वर्णन किया है। और इसको जो है यह कला प्रेमी था, धार्मिक विद्वानों का आश्रयदाता था, उनको जो है बहुत मानता था। तो इस तरीके जो है इसको बहुत मिन्हाज उस सिराज ने भी इसके बारे में वर्णन किया है कि यह एक उच्च कोटि का राजा था, कला प्रेमी था, धार्मिक सहिष्णु था। और उसके बाद गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, मैंने बताया। और इस जो खलीफा ने इसको उपाधि दी थी सुल्तान ए हिंद। खलीफा ने इसकी उपाधि का नाम था सुल्तान ए हिंद, जो खलीफा ने दिया था। और उसके मृत्यु के बाद जब ये वृद्ध होने लगा इल्तुतमिश, तो तभी जो है इसके मन में आ गया, उसने कहा था कि हमारे पुत्र अयोग्य और विलासी हैं, इसलिए हम अपनी पुत्री को जो है सम्राट बनाएंगे, जिसका नाम था रजिया। और चूंकि जो अमीर लोग थे वह स्त्री को सुल्तान नहीं बनाना चाहते थे, स्त्रियों से वो घृणा करते थे। तो इसीलिए सुल्तान जो अमीर लोग थे उन्होंने इल्तुतमिश के पुत्र
जिसका नाम था रुकनुद्दीन, उसको जो है सुल्तान बनाते हैं। लेकिन रुकनुद्दीन अयोग्य एवं विलासी था, और फिर जो है अंततः इल्तुतमिश के बाद रजिया जो है इसकी पुत्री थी और वह सुल्तान बनती है। तो ये आज इतना ही। 1211 से 1236 इसका टाइम इल्तुतमिश का है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।